आइए सुनते हैं ईला प्रसाद जी की कहानी मेज़। जब घर पूरी तरह व्यवस्थित हो गया और उसके बाद भी हम ये तय नहीं कर पाए कि इस छोटी काठ की चौकी को कहाँ रखें, तो अंततः हमने उसे आंगन में निकाल दिया। आंगन में मेज़ सहित 4 कुर्सियाँ पहले से पड़ी थीं, इसीलिए वस्तुतः उसका वहाँ होना भी निरर्थक ही था। किंतु थोड़े समय के लिए हमने उससे एक तरह से मुक्ति पा ली। भारत होता तो शायद वो चौकी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती, सत्यनारायण कथा में उपयोग में आती और घर के बाहर ना होकर पूजा की वस्तु बनती। लेकिन परिवेश की भिन्नता के साथ चीज़ों के मायने भी बदल जाते हैं, और यहीं इस चौकी के साथ भी हुआ। अमेरिका के कालीन बिछे घर में, जहां आप सत्यनारायण कथा जैसे आयोजनों की कल्पना भी नहीं कर सकते और सारे पर्व त्योहार मंदिरों में या अन्य सार्वजनिक स्थलों में मनाए जाते हैं, इस चौकी की सत्ता अर्थहीन थी। मेरे इस निर्णय को किसी ने चुनौती नहीं दी, किंतु बाहर खुले में रहकर धूप बारिश झेलकर अंततः वो टूटकर खत्म हो जाएगी, ये एहसास हर किसी को था। ठीक है सुधा, इसे पेंट कर दो, सचिन ने कहा। पेंट कर लेने के बाद ये बैठने के लायक हो जाएगी, और जब 4 से 5 लोग जुटेंगे तो कोई इस चौकी का उपयोग बैठने के लिए कर लेगा। ये समझ में आने वाली बात थी, मैंने स्वीकार किया। कोई उपयोग होगा तो ये हमें भी फालतू नहीं लगेगी। जब मैंने उसे घर में पड़े हरे रंग के वार्निश से पेंट कर डाला तो सचिन ने माथा ठोक लिया। मैंने सोचा था तुम इसे कायदे से पेंट करोगी, कोई अल्पना जैसा डिज़ाइन बनाओगी ताकि ये खूबसूरत लगे। तुमने तो इसे और बेकार कर डाला। मैंने इतना सोचा नहीं था। पेंट इसलिए करना था कि धूप बारिश में सड़ न जाए, टूट न जाए। पेंट रक्षा कवच था बस, उसका सौंदर्य से क्या संबंध। लेकिन सचिन को हर चीज़ में सलीका, कायदा और सौंदर्य चाहिए था, सो उसकी अवहेलना भरी दृष्टि अब बार बार चौकी पर पड़ती और घूमकर मुझ पर टिक जाती। इस पर कोई गमला रख देते हैं, वो पीले फूलों वाला, या एक प्लास्टिक का मेज़पोश डाल दूं, अच्छा लगेगा। कभी बाहर बैठकर अखबार पढ़ने हो तो इस पर रख सकते हैं, मैं सुझाव देती। सचिन के चेहरे का भाव यथावत। उन्हीं गर्मियों में एक नील पंछी के जोड़े ने हमारे आंगन के सामने वाले पेड़ पर बैठना शुरू किया। बहुत सुंदर होते हैं नील पंछी, उनकी भी कई प्रजातियाँ होती हैं। ह्यूस्टन में जो प्रजाति दिखाई देती है उसका नाम ब्लूजे है, और ये आकार में बड़ा और काले सफ़ेद नीले रंग के धब्बे वाले पंखों का बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। गले में एक कालापन लिए नीली धारी होती है, और सही अर्थों में नीलकंठ शायद उसे ही कहा जाना चाहिए। वो हमारे मैदान में उतरता तो नीले रंगों की आभा एक छोर से दूसरी छोर तक बिखर जाती। किंतु ये होना कुछ क्षणों का होता। बेहद डरपोक वो वापस किसी पेड़ पर गायब हो जाता। मैंने किताबों में पढ़ा उसे पानी में खेलना पसंद है। हम लोगों को लगा अब चौकी काम आने वाली है, इस पर एक कटौत पानी भरकर रख देते हैं, ब्लू बर्ड नहाएगी। ये क्रांतिकारी विचार सचिन को भी पसंद आया, किंतु डरपोक ब्लू बर्ड ऊपर से गुजर जाती, आंगन में उतरे बिना। हमने कई दिन उसका इंतज़ार किया। फिर एक लोहे के स्टूल पर मैदान के बीच दूर में पानी का कटौत रखा, और लो, नीली चिड़िया का पानी में खेलना शुरू हो गया। वो अपने मोर पंखी पंखों को छितरा कर जब तक पानी में उतर आती, पानी पीती, पंखों को फैलाकर पानी में छपछपाती, और हम निहाल हो जाते। चौकी अपनी जगह पड़ी रही। उसकी ऊंचाई कम थी। घास के मैदान में लकड़ी जल्द ही सड़ जाती है, और हम अभी तक उसको लेकर फैसले तक नहीं पहुंच पाए थे। गर्मियां बीती, पतझड़ आया। चौकी पर अक्सर ही पीले भूरे पत्तों का ढेर जमा हो जाता। मैं जब आंगन में बैठती, पहले चौकी साफ करती, धूल झाड़ती। किसी काम की तो है नहीं, बस काम बढ़ा दिया, इससे तो अच्छा ये ना होती। लेकिन नई सी दिखती मजबूत चौकी को फेंकना भी गंवारा न था हमें। हम बस उसे झेल रहे थे। ह्यूस्टन में पतझड़ और बारिश एक साथ होते हैं। धार धार पानी बरसता। जल्द ही नई दिखने वाली चौकी का रंग रोगन उतरने लगा। टूट जाए तो फेंक दूं, मैं मन ही मन सोचने लगी। शायद कुछ ऐसा ही सचिन भी सोचते होंगे, क्योंकि जब वो आंगन में उतरते तो एक ठोकर मारकर देखते, तसल्ली करते होंगे कि बेकार हो गई क्या। पतझड़ के बाद ठंड उतरी। आमतौर पर यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस साल पड़ी। पत्तों पर बारिश की बूंदें बर्फ की झालर बनने लगी। चौकी का रंग और खराब हुआ। हरा वार्निश जगह जगह से उतर गया था और काठ का रंग नजर आने लगा था। अब वो हमारी दृष्टि से ही नहीं, मन से भी उतर रही थी। दूसरी ओर ब्लू बर्ड के लिए हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा था। सर्दियों के बाद जब वसंत आया तो ब्लू बर्ड ही नहीं, कार्डिनल, अमेरिकन रॉबिन, कठफोड़वा आदि कई पक्षियों के दर्शन होने लगे। इनके लिए दाना डालेंगे, मेरा मन मचला। दाना खाएंगे तो देर तक हमारे करीब रहेंगे। आजकल एक लाल फिंच भी आने लगी है, मैंने सचिन को बताया। सचिन पहले तो मेरे इस बचपन पर हंसे,
फिर सारा दिन मैं घर में अकेले रहती हूँ तो मन लगेगा ये सोचकर मेरे साथ बाजार जाकर बर्ड फीडर और उसका दाना साथ ले आए। पक्षियों ने हमारे इस निर्णय का स्वागत किया। बस ब्लू बर्ड दूर दूर रहती। गहरी असंतुष्टि की नज़रों से वो दूर से देखती, कभी पानी पीती और फिर वो फुर हो जाती। हाँ, गौरैयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक समस्या और आई। गिलहरी को हमारा बर्ड फीडर पसंद आ गया था। वो चुपके से आकर ढक्कन खोलकर पक्षियों का दाना खा जाती। अब हमारे काम में बर्ड फीडर की चौकसी करना और शामिल हो गया। दिन दोपहर अब मैं आंगन के सामने कमरे में पर्दे की आड़ में बैठने लगी। गिलहरी जिस गति से खा रही थी वो बहुत ज़्यादा था और हमारे बजट में पक्षियों के लिए उतनी जगह नहीं थी। कभी कभी लाल फिंच आकर पुकारती, हम समझ जाते दाना या तो खत्म हो गया है या फिर गिलहरी ने खा डाला है। उन्हीं दिनों एक दिन मूसलाधार पानी बरसा। छुट्टी का दिन, सचिन घर पर ही थे, वरना ऐसी बारिश में निकलना चिंता का सबब होता है। तमाम व्यवस्था के बावजूद सड़कों पर पानी भर जाता है। एक्सीडेंट होते हैं और बाढ़ की स्थिति भी आती रहती है। ये दीगर बात है कि ऐसी स्थिति देर तक बनी नहीं रहती और बारिश थमते ही कुछ घंटों में स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन तब जब बारिश थमे, कई बार बारिश थमने का नाम नहीं लेती। आज ऐसा ही था। फिंच कई बार पुकार चुकी, आप कब दाना डालेंगे उसके लिए? मैंने हंसकर सचिन से कहा। सचिन सोच में खड़े खिड़की से बाहर देखते रहे। नहीं, बर्ड फीडर में डालना मुश्किल है, पूरा ही भीग जाऊंगा। रुको, मैं छाता लेकर चौकी पर दाने बिखरा आता हूँ। मैंने उन्हें अविश्वास से देखा, लेकिन वो दृढ़ थे, कुछ बोलना बेकार। वो गए और ढेर सारे दाने चौकी पर बिखराए। कुछ समय बीता। सामने पेड़ पर 3 नील पंछी बैठे थे। देखो, 3 हैं। मैं बेहद खुश हो आई। लगता है अब तक जो ये पक्षी हमारे दाने को अनदेखा कर रहे थे वो इसलिए। मैंने पढ़ा है, गौरैया ब्लू बर्ड के अंडे खा जाती है। हमने उन्हें दाना खिलाकर ब्लू बर्ड की सहायता की है, इसीलिए वो दूर से देखती थी और अब अपने बच्चों के साथ हाजिर है। उत्तेजित मैं सचिन को लगभग खींचते हुए खिड़की के पास ले आई। धीरे से वो पक्षी चौकी पर उतर आए। ये इनकी डाइनिंग टेबल है, आराम से खाएंगे। सचिन मुस्कुराए और सचमुच अगले कुछ ही मिनटों में ढेर सारी गौरैया, लाल फिंच का जोड़ा, पंडुक, मैना, कौआ और कबूतर मेज़ पर फैलकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते खाना खा रहे थे। पार्टी देर तक चलेगी, चलो इन्हें खाने दो, सचिन ने कहा और हंसते हुए मुझे अंदर ले गए। हमें वो बदरंग हो आई अटूटी चौकी आज बहुत अच्छी लग रही थी। अब वो मेज़ थी, चौकी नहीं। तो ये थी ईला प्रसाद जी की कहानी मेज़। सुनने के लिए धन्यवाद।